बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिहान सादिक। बेटा आज हम नॉन ट्रेडिंग पर एक प्रॉपर न्यूमेरिक उसकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं हमें कुछ समझनी हैं, बहुत अहम चीज़ें हैं, आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। तो आज का जो हमारा टारगेट होगा, एक तो हम बनाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो हम इतने दिनों से देख रहे थे यार ये ऐसा होता है, इसमें ये चीज़ें होती हैं और वो कैसे बनाया जाता है, उसका बैलेंस कैसे फाइंड किया जाता है, ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। उसके बाद उसी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से जब मैंने आपको कैटेगराइज करके दिया कि इसमें ये कैपिटल रिसीट्स होती हैं, कैपिटल पेमेंट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू पेमेंट्स होती हैं और इसके अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो वो आपको कैसे शो होंगे और हम उनको वहाँ से हटाकर उनसे यानी जिन चीज़ों को इंक्लूड करना है और कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करना है, वो हमने लास्ट टाइम ये भी तो पढ़ा था ना, हाउ टू कन्वर्ट अ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इनटू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये भी करके दिखाना है, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है। तो ये हमारा एक तो ये फेस होगा। उसके बाद हम इसके जो अगला फेज है वो बेटा वो एडजस्टमेंट्स हैं, जो आपको समझानी होती हैं कि एडजस्टमेंट्स को करते क्या हैं, उनका इफेक्ट क्या होता है, कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। पार्ट 1 में भी आपने पढ़ी थी, वही एडजस्टमेंट्स हैं, वैसी ही हैं, बस यहाँ उनके थोड़े से नाम चेंज हो जाते हैं। तो अब चलते हैं बेटा सवाल की तरफ, सवाल को देखते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह गिवन है उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। Prepare receipts and payment account of the Crown Club with the help of the following information on December 31st, 2015। अब यहां पर आपने कुछ चीजों को जज करना है। सबसे पहले यहां पे दिया हुआ बेटा एक बैलेंस बीडी, या आप जानते हैं डेप्रिसिएशन के हवाले से भी जानते हैं कि बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं। और यहां मैंने डेट भी मेंशन कर दी, जनवरी 2015 की। अमाउंट सामने गिवन है 3000। इसके बाद आपने पे किया, पेड फॉर, ये इंपॉर्टेंट एरिया, इसका मतलब है पेमेंट हुई है। इसका मतलब क्या है? पेमेंट हुई है। तो जब आप पे करेंगे तो ये कैश बुक की क्रेडिट साइड पे जाएगा क्योंकि पेमेंट साइड हुआ है। इतनी सी जजमेंट लेनी है बस आपने। अभी कहां जाएगा? कैश बुक की क्रेडिट साइड पे जाएगा। उसके बाद रेट एंड टैक्सेस, फिर देखेगा यहां लिखा हुआ है पेड, इसका मतलब है ये भी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर हमें नजर आएगा। जर्नल एक्सपेंसेस पेड, इसका मतलब क्या हुआ? ये भी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर नजर आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, देखें रिसीव हुई, हमारे पास रिसीट्स है पेमेंट अकाउंट है ना, जो चीजें रिसीव होंगी वो उसकी डेबिट साइड पे आ जाएंगी, जो पे होंगी वो उसकी क्रेडिट साइड पे चली जाएंगी। अगेन डोनेशन रिसीव्ड, रिसीव हुई कैश बुक की या रिसीव पेमेंट अकाउंट की, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। लॉकर्स रेंट रिसीव्ड, रिसीव हुआ, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्नीचर परचेज्ड, अब जाहिर है क्रेडिट नहीं लिखा तो ये कैश पे ही परचेज होगा, आप इसे रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड पर। मोटरसाइकिल परचेज, फिक्स एसेट्स हैं दोनों, रिकॉर्ड होंगे किस तरफ? पेमेंट साइड पर, रिसीट्स है पेमेंट अकाउंट की। स्टेशनरी परचेज्ड रिकॉर्ड की जाएगी पेमेंट साइड पर, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। लोन टेकन, लोन लिया आपने, इन द फॉर्म ऑफ कैश लिया होगा, तो जब लोन लेंगे वो रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक की डेबिट साइड पर या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर। बेटा यहां पर मैंने बैलेंस सीडी करके यहां पे एक इंट्रोगेटिव साइन, सवालिया निशान बना दिया। इसका मतलब ऐसे हमने ढूंढना है। रिक्वायरमेंट भी कुछ इस तरीके से हैं। हमें क्या रिक्वायर करना है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 2015, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूरे साल को इंडिकेट कर रहा होता है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर, ये रिक्वायरमेंट है। अब जरा थोड़ा सा क्वेश्चन में और चीजें थोड़ी झांक लेते हैं, कुछ और चीजें भी देख लेते हैं कि कौन सी चीज क्या है। और ये याद रखिएगा, आपके पास जो बैलेंस बीडी होता है ये बैलेंस शीट आइटम है और कौन सी बैलेंस शीट बेटा? ओपनिंग। अब कैश की बात हो रही है, ओपनिंग बैलेंस शीट है तो एसेट साइड पे होगा। रिपेयर्स ये रेवेन्यू नेचर आइटम है
कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये एक्सपेंस है। रेट एंड टैक्सेस अगेन रेवेन्यू नेचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा एक्सपेंस साइड पर। पेमेंट पे अक्सर चीजें एक्सपेंस होती हैं और एसेट होती हैं। जर्नल एक्सपेंसेस जो हैं अगेन रेवेन्यू नेचर आइटम है, कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये भी रेवेन्यू नेचर आइटम है, लेकिन ये रिसीट साइड पर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये क्रेडिट होगी। ये ले जी, और मैं इजाफा कर देता हूं। इसके बाद डोनेशन रिसीव्ड, ये भी रेवेन्यू सेंस में है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये भी बेटा क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड पर लिखी जाएगी। लॉकर्स रेंट रिसीव्ड, ये भी रेवेन्यू नेचर आइटम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखी जाएगी। फर्नीचर परचेस्ड, ये एक कैपिटल नेचर आइटम है और ये हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पर और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाएंगे इसको। इसी तरह मोटरसाइकिल आपने परचेज की, ये भी कैपिटल नेचर आइटम है, इसे भी हम बैलेंस शीट में जाकर रिकॉर्ड करेंगे। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन आपको अभी से इसको मेमोराइज करना है। स्टेशनरी परचेज्ड, ये एक रेवेन्यू नेचर आइटम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे जाएगी। लोन टेकन, कैपिटल रिसीट है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगी। ये बेटा ये चीजें आपके लिए जानना, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं अगले बोर्ड पर इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो आपको यही चीजें नजर आएंगी। अब जब इन इंफॉर्मेशन से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प आउट होगी। इसलिए वो जब आप इसका सवाल देखेंगे उसके लिए आपको इन चीजों से मदद मिलेगी कि आपने बैलेंस शीट में कौन सी आइटम लेके जानी है, इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड पे कौन सी आइटम लेके जानी है, क्रेडिट साइड पे कौन सी आइटम लेके जानी है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कौन सी आइटम जाएंगी। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपको यहीं से मिलेंगी। अब हम इस सवाल में अगले बोर्ड पर जाकर इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे जो हमारे हर सवाल की बेस होगा, और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हर सवाल की बेस होने की वजह से आपको उसको समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम बनाएंगे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और वहां जाके बनाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा ये एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक फॉर्मेट आपके पास है। इसमें आपने आइटम्स कैसे लिखी हैं, आप पीछे वाले बोर्ड से अगर आपने उस सवाल को नोट किया हुआ है तो आप मेमोराइज कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं। सबसे पहले यहां बैलेंस की डेट, वहां पे जो ओपनिंग बैलेंस गिवन था वो कितना था बेटा, 3000। उसके बाद आपने जो जो चीजें रिसीट साइड पे देखी वो सब यहां पर नजर आ रही हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव थी, देखें रिसीट साइड पे आ गई। डोनेशन रिसीव थी, रिसीट साइड पे आ गई। लॉकर्स रेंट रिसीव था, रिसीट साइड पे आ गया। लोन टेकन था, रिसीट साइड पे आ गया। ये वो तमाम आइटम्स थी जो आपके उस क्वेश्चन में जरा स्कैटर्ड थी, अलग अलग लिखी हुई थी, लेकिन यहां पे आके इकट्ठी होके रिसीट साइड पे सारी इकट्ठी हो गई। आपने रेट एंड टैक्सेस पे किया, क्रेडिट साइड पे आ गया। जनरल एक्सपेंसेस पे किए, क्रेडिट साइड पे आ गया। फर्नीचर पे किया, पेमेंट साइड पे आ गया। और ये आपके एसेट्स में था, मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल्स आपने ली, पेमेंट साइड पे आ गया। स्टेशनरी आपने परचेज की, पेमेंट साइड पे आ गया। रिपेयर्स आपने पे की थी, पेमेंट साइड पे आ गया।
फिर देख लें, जो आइटम रिसीट्स थी वो हमने रिसीट साइड पे लिख दी, जो आइटम पेमेंट्स की थी वो पेमेंट साइड पे लिख दी। अब जाहिर है कितना हमने रिसीव किया और कितना पे किया, इसका जो डिफरेंस होता है वो कैश इन हैंड होता है, जो उसने हमसे पूछा था कि आप कैश इन हैंड बताएं। अब सवाल यह है कि ये बिल्कुल एक लेजेस अकाउंट की तरह हम इसे बैलेंस करते हैं। पहले हम इसे उस साइड के हवाले से लिखेंगे जो साइड टोटल में बड़ी होगी। तो इस वक्त आपको डेबिट साइड का मैं टोटल कर रहा हूं, 3000 प्लस 60,000 प्लस 7,000 प्लस 11,000 प्लस 50,000। बेटा टोटल इस साइड का आ रहा है 1,31,000, 1,31,000। फिर देख लें, क्योंकि जब ये दोनों फिगर लिख दी जाती है ना तो अक्सर बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कहां से लिखी है। तो सबसे पहले इस हिस्से को मैंने टोटल किया, इस हिस्से को डेबिट साइड को मैंने टोटल किया, क्योंकि एक बड़ा अच्छा सा फिनोमेना था, अगर आप कैश का बैलेंस ढूंढ रहे हैं तो कैश का बैलेंस कभी क्रेडिट नहीं हो सकता, दिस क्वाइट पॉसिबल। और डेबिट बैलेंस कैसे आता है, आपको शायद याद हो, डेबिट बैलेंस की डेफिनेशन है, इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड देन बैलेंस इज नोन एज डेबिट साइड। तो कैश का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। अब मैंने क्या किया, इनमें से 1 बाय 1 फिगर को ऐड किया, 3,000, 60,000, 7,000, 11,000 एंड 50,000 सबको मैंने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद उसका टोटल मैंने यहां लिख दिया। अब इस टोटल से मुझे पेमेंट साइड पर जितनी चीजें हैं इससे माइनस करनी है, तो मैं इसमें से माइनस करता जा रहा हूं। 4,000 माइनस 6,000 माइनस 60,000 माइनस 20,000 माइनस 18,000 and minus 2,000. Then the balance is 21,000. ये है जी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस निकालने का तरीकेकार। फिर सुन लें, पहले मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम्स पेमेंट की थी, जिसके साथ पेड लिखा था या परचेज लिखा था बेटा, वो मैंने सारी यहां लिख दी। जिनके साथ रिसीव लिखा था, जो इनकम को इंडिकेट कर रही थी या कैपिटल रिसीट्स को इंडिकेट कर रही थी, वो मैंने सारी डेबिट साइड पे लिख दी। ये सब लिख दिया मैंने। अब इसको बाद मैंने क्या किया, मुझे इसका बैलेंस ढूंढना था। देखिए ना, आपको शुरू में बताया था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक बेस है, इससे हम 3 चीजें बनाएंगे, 3 तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट, और दरमियान में सबसे अहम चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि जब आप सवाल प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले आप बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो आपके फाइनल अकाउंट की तरह का होता है। उसके बाद आप बनाते हैं उसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, और फाइनली उसके बाद आप बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, जिससे आप ये बताते हैं कि इसमें ओपनिंग कैपिटल फंड की अमाउंट कितनी थी। ये मैं आपको इससे सीक्वेंस बता रहा हूं, ये सारे काम हमने करने हैं, लेकिन अभी हम जरा स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो आपको भी पहला हिस्सा समझाया जा रहा है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या चीज होती है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से आप कैसे काम कर सकते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। अभी सिर्फ ये बताया जा रहा है बेटा। ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास फाइनल हो गया। अब इसमें अगला जो हमारे पास स्टेप है वो ये है कि हमने इसमें इससे उन चीजों को सिलेक्ट करना है जिनसे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, जिससे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। अब मैंने आपको टेक्निक बताई थी ना, एक छोटी सी आसान सी बात बताई थी कि अगर आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, क्योंकि रेवेन्यू नेचर आइटम की तादाद बहुत ज्यादा है, जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे या जो चीजें बताई थी उनकी तादाद ज्यादा है, तो उसका एक ऑल्टरनेट होता है। उसका ऑल्टरनेट ये होता है कि आप उन आइटम्स को पहले सेलेक्ट कर लें जो आपकी कैपिटल नेचर है, क्योंकि उनकी तादाद हमेशा सवाल में कम होती है। जैसे आप उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कैपिटल नेचर है। इसके बाद बचेंगी बेटा रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू पेमेंट। अब देखें, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? सर जी वो आपने लिखवाया था कि हाउ टू कन्वर्ट रिसीट पेमेंट अकाउंट इनटू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आपने उन चीजों को याद रखना है। उसका पहला पॉइंट, एक्सक्लूड व्हाट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। ये मैं सिर्फ एक्सक्लूड करने के लिए एक छोटा सा क्रॉस लगा रहा हूं, इन्हें एक्सक्लूड कर दिया। अगर आपके ज़हन में ये हो कहां जाएगा, तो ये बेटा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। कहां जाएगा?
ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। अब दूसरी बात अंडरस्टूड है, अगर ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जा रहा है तो ये कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। अब ये चीजें ना आपने याद कर लेनी है, कम से कम दो बातें तो पता चली ना यार, एक क्लोजिंग की, एक ओपनिंग की। और अभी इस सवाल में आपको ओपनिंग की एक ही बात बताई जा रही है, इसके अलावा और कोई चीज में नहीं है। जब ज्यादा होंगी तो मैं आपको इस तरह याद करवा दूंगा। तो आपने अभी इसको फोकस करना है कि ओपनिंग में कौन सी जा रही है जी, ओपनिंग बैलेंस जाएगा, क्लोजिंग में कौन सा जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस जाएगा। हालांकि हमने अभी बैलेंस शीट नहीं बनानी, लेकिन आप साथ साथ आपको मेमोराइज तो करवाना है ना। इसी तरह हम रिसीट साइड पे आते हैं। बेटा ये आपकी इनकम है, ये इनकम है, ये इनकम है, और ये है कैपिटल रिसीट्स। कहां जाएगी, मैंने लास्ट बोर्ड पे बताया था, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी, किस साइड पर, लायबिलिटी साइड पर। अब इसका मतलब है ये आइटम भी मुझे नहीं चाहिए। अब यहां पर हमने एक्सक्लूड के हवाले से, आपने जब इसको एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड में आपने पहली आइटम पढ़ी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस की, उसके बाद आपने अगली जो आइटम पढ़ी वो पढ़ी है कैपिटल रिसीट्स की। तो हम कैपिटल रिसीट्स को भी वहां से क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। मैंने इसलिए यहां पे क्रॉस लगा दिया कि कैपिटल रिसीट्स को आप एक्सक्लूड कर दें और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। ये दो आइटम अभी तक आपने पढ़ी, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट यहां पे कितनी है, अभी एक ही है। अब चलते हैं इसकी पेमेंट साइड पर। बेटा यहां पर अब हमें ढूंढनी है कैपिटल पेमेंट्स। ये दोनों जो हैं कैपिटल पेमेंट्स हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने इन दोनों को कैपिटल पेमेंट्स डिक्लेयर कर दिया है तो अब फाइनली ये जाएंगी बैलेंस शीट में, और इसके अलावा जितनी आइटम बची हैं क्लोजिंग बैलेंस के अलावा वो जाएंगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वो कहां जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब कैसे बनाएंगे जी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये पहले भी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, हमने इसके फीचर्स में भी लिखा था, इनकम एक्सपेंडिचर की बात भी लिखी थी कि जो इनकम एक्सपेंडिचर में देखिए जो एक्सपेंस यहां पर क्रेडिट आपको नजर आ रहे हैं रिसीट पेमेंट अकाउंट में, ये सीधे इधर डेबिट होंगे, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होता है। एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन किधर आएगी, इसके डेबिट साइड पे आएगी। एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन किधर आएगी, डेबिट साइड पे, ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक अ फाइनल अकाउंट, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, और इनकम की इंफॉर्मेशन क्रेडिट साइड पे आएगी। इनकम की इंफॉर्मेशन क्रेडिट साइड पर आएगी। ये दो बातें हैं जो आपको समझ आ जानी चाहिए जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये चीजें सीधी उठा के यहां लिख देते हैं और ये वाली सीधी सीधी उठा के यहां लिख देते हैं। जवाब उनको सही लग रहा होता है, जगह बदल जाती हैं, और अकाउंट्स में अगर आप डेबिट जिसको क्रेडिट कर दें, क्रेडिट को डेबिट कर दें, तो वो पे सवाल ही जीरो होता है। बेशक आपको जवाब लगे तो ठीक आ गया, लेकिन बेटा उसकी साइड बदल गई, आपने तो उसका डेफिसिट शो कर दिया इस तरह। अगर वो सरप्लस था आप उलट देंगे तो डेफिसिट में आ जाएगा, तो ये आपके लिए मसले मसाइल ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए आपने थोड़ा ख्याल रखना है। अब हम इस सवाल को करने जा रहे हैं। अब इस सवाल को करने के लिए आपको किन चीजों को किस तरह देखना है आप इस पर गौर कीजिएगा ताकि हम सवाल कर सकें। पहले मैं सारे एक्सपेंस लिखूंगा। सबसे पहले लिखा हुआ है रेट एंड टैक्सेस। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, उसके बाद स्टेशनरी, उसके बाद रिपेयर्स, चेक कर लें कितनी आइटम थी, 1 2 3 4, ये दो हमने एक्सक्लूड कर दी, ये भी एक्सक्लूड कर दिया, ये हमें नहीं चाहिए। तो 1 2 3 4 अमाउंट देख लें इनके सामने, 4000, 6000, 18000 एंड 2000। क्योंकि बाज़ दफ़ा आपसे ऐसा डाटा शिफ्ट करने में अमाउंट आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि जैसा ये है ना, ये 6000 है,
नीचे 60,000 है तो बच्चा शायद जल्दी में ये 60,000 लिख देता है, फिर सवाल ठीक नहीं होता, इसलिए आपने उस अमाउंट को प्रॉपरली चेक करते रहना है। अब आप देखा आपने इसकी जो पेमेंट साइड पे जितने एक्सपेंस थे मैंने इसकी डेबिट साइड पे लिख दिए। अब इनकम की बारी है। अब मुझे इनकम को यहां पे लिखना है। सबसे पहले आपको नजर आ रही है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट 60,000। उसके बाद डोनेशन 7,000। उसके बाद लॉकर्स रेंट 11,000। अब आप अमाउंट्स अपनी उन फिगर्स को वेरीफाई कर लें। 1 2 3 इस पे क्रॉस लगा हुआ था, ये मैंने नहीं ली। 1 2 3 सब्सक्रिप्शन 60,000, डोनेशन 7,000, लॉकर्स रेंट 11,000। अब बेटा अगला मसला जो है वो इसका सरप्लस और डेफिसिट फाइंड करना होता है। आपको बताया था कि आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो रिजल्ट होता है दैट इज कॉल्ड सरप्लस। और सरप्लस क्या होता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब मुझे नजर आ रहा है यहां पे एक 60,000 की अमाउंट है, 7,000 की है, 11 की है, तो ये तो टोटल 78 चला जाता है, जबकि यहां पे कोई अमाउंट बड़ी नहीं है ना। तो ये बड़ा सीधा सा आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाता है कौन सी साइड बड़ी है। तो हम इसका टोटल करके देख लेते हैं। दिस इज 78,000, 60,000 प्लस 7,000 प्लस 11,000 एंड द टोटल इज 78,000 एंड टोटल इज 78,000। अब 78,000 में से आप माइनस करेंगे 4,000 माइनस 6,000 माइनस 18,000 और माइनस 2,000 and your resultant figure is 48,000. This is your surplus। और सरप्लस साथ एक चीज लिखना मत भूलिएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड अकाउंट। ये आपके पास, अब आप इसे बहुत गौर से देख लें, इनमें से किन चीजों को मैंने छोड़ा, किन चीजों को लिया। ऐसे आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है रिसीट से पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन में कोई टेस्ट आता है, कोई ऑब्जेक्टिव आता है, कोई ऐसी बात आती है तो इससे रेलेवेंट ही होगी। तो आप इन चीजों को ध्यान से देख लें। एक्सपेंस आपने कहां से लिए? पेमेंट साइड से लिए। इनकम कहां से ली? रिसीट साइड से ली। कौन सी ली? जो हमारी रेवेन्यू नेचर थी, जो कैपिटल नेचर थी, मैंने उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कहां जाएंगी? बैलेंस शीट में जाएंगी। तो बेटा ये आपके पास एक सवाल है। अच्छा, इस सवाल में हमने ना कोई एडजस्टमेंट्स नहीं की अभी, क्योंकि जब हम ये कहते हैं फाइनल अकाउंट की तरह है तो इसमें काफी एडजस्टमेंट्स भी होंगी, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अर्न, एक्रूड, ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे मौजूद हैं। अब हमने अगले लेक्चर में जो एक बात करनी है उसके लिए मुझे बेस बनानी है एडजस्टमेंट्स की। तो बेटा एडजस्टमेंट्स को कैसे एडजस्ट करते हैं या कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स मैंने सेलेक्ट की हैं इस सवाल के साथ या किसी और सवाल के साथ, तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और जाके देखते हैं कि वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जिनको आपने एडजस्ट करना है। आज आपके सामने यहां दो एडजस्टमेंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इन दो एडजस्टमेंट पे हम बात करेंगे। एक का ताल्लुक है एक्रूड इनकम से। आप उसे एक्रूड इनकम, द इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद उसके एक का ताल्लुक है प्रीपेड एक्सपेंसेस से। तो पहले हम एक्रूड इनकम को देख लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसमें 2-3 तरह की इनकम्स आपके सामने आती हैं। अभी मैंने सिर्फ छोटी वाली इनकम या आसान वाली इनकम के बारे में हाईलाइट किया आपको। अब इसको गौर से देखें आप। बेटा गौर कीजिएगा, यहां लिखा हुआ है इनकम ड्यू, यहां लिखा हुआ है इनकम एक्रूड्स। अमाउंट सेम है, एक ही बात है, इसको मैं मुख्तलिफ तरीके से लिख रहा हूं। इनकम अनपेड, ये जरा एक इंपॉर्टेंट सी सेंस है, इनकम अनपेड। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो एक दफा शॉर्ट आंसर में भी आ गई थी कि इनकम रिसीवेबल क्या होती है, द इनकम विच यू हैव अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। अब ये तो आपके पास एक ही तरह अमाउंट सेम लिखी हुई है,
इनमें सबसे अहम बात यह जानने वाली है, अगर किसी एडजस्टमेंट में ईयर मेंशन नहीं है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, उसका ताल्लुक करंट ईयर से होगा। अगर किसी एडजस्टमेंट में ईयर मेंशन नहीं है तो उसका ताल्लुक करंट ईयर से होगा। अगर किसी एडजस्टमेंट में ईयर मेंशन नहीं है तो उसका ताल्लुक करंट ईयर से होगा। अब आप देखें इनको करना क्या है बेटा, इनके दो इफेक्ट्स हैं, करंट ईयर के दो इफेक्ट आएंगे। सबसे पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड करेंगे इनकम में। दूसरा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि एक्रूड इनकम की बात हो रही है, आप इसे लिखेंगे करंट एसेट्स में। भाई पहले भी आप जानते थे एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं, एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं। एक प्रॉफिट लॉस में जाता है जिसे हम यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल रहे हैं, इनकम में ऐड हो जाएगा, और दूसरा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। ये मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, छोटी छोटी बातें आपको इससे इंडिकेट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ताकि जब मैं एक नई बैलेंस शीट बनाऊं तो आपको छोटी बातें, और आपने ये बातें लिख लेनी है बैलेंस शीट वाली, कि अभी सर ने ये दो बातें बताई, एडजस्टमेंट हवाले से ये दो बातें बताई, आपने इस तरह नोट करते जाना है। उसके बाद फिर हम उसे इकट्ठा करके एक दफा आपको समझा देंगे और फिर एक बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे, तो आप बहुत बाखूबी एक बैलेंस शीट बना सकते हैं। दूसरी बात हुई बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस की। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या है कि आपने ऐसे एक्सपेंसेस जिसका ताल्लुक नेक्स्ट ईयर से है, जिसका ताल्लुक नेक्स्ट ईयर से होता है, यह भी वही सेंस है। इसी को अनएक्सपायर्ड, जिसका फायदा भी खत्म ना हुआ हो, या फिर लिखा होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस और ईयर बता देगा। मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस मैं लिख देता हूं फॉर 2016, इसका मतलब है इतनी अमाउंट जो है इसका ताल्लुक 2016 से है। अगेन अगर आप इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इन एक्सपेंसेस का भी इफेक्ट दो हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस से लेस होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखा जाएगा। अक्सर बच्चे जो हैं वो करंट एसेट्स के नाम से वाकिफ नहीं है, वो सिर्फ एसेट्स जानते हैं, तो आप एसेट्स ही याद रख लें कम से कम कि एसेट्स में लिखा जाएगा। बेटा ये दो एडजस्टमेंट्स हैं। अब हम आगे जब कोई सवाल करेंगे, इनसे रेलेवेंट कोई सवाल करेंगे, तो हम इनमें से इन दो एडजस्टमेंट्स का इस्तेमाल करके देखेंगे कि यार इससे इफेक्ट क्या होता है, या किस तरह इस पे बात की जाती है, या इसे इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे एडजस्ट किया जाएगा। आपने अब जब नेक्स्ट लेक्चर में आना है तो आपने इसको मेमोराइज करके आना है, क्योंकि मैंने जो भी सवाल कराना है वो इसकी बेस पे कराना है। तो बेटा तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।